देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। तो फिलहाल इस चैप्टर के हमने जो है अब तक 43 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। और अब इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। तो जिन लोगों का भी पिछला लेक्चर छूटा हो वो जा करके उसे ज़रूर से कंप्लीट कर लेंगे। एक और चीज़ है, पूरे लेक्चर को अंत तक देखने का प्रयास करिए। यह बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज चल रहा है आपके लिए। यहाँ से लगभग पूरी हिस्ट्री से 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास प्रश्न बनेंगे आपके लिए। तो फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं डिस्कशन की। ये सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए इकबाल, बी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, सी भगत सिंह या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया है दिए गए विकल्पों में से। हालांकि जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है यह लिखा गया था मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, और इस नारे को लोकप्रिय बनाया था तो भगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया था सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था सरदार भगत सिंह से। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 साल, बी 21 साल से थोड़ी ज़्यादा, सी 25 साल या डी 25 साल से थोड़ी ज़्यादा, अथवा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उम्र का सवाल है तो एक से अधिक हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछना उचित नहीं रहता है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा उम्र थी जब भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। और जिस समय यह बम फेंका गया था उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल से संबंधित बिल प्रस्तुत किए गए थे या किए जा रहे थे। ठीक है, देखिए, भगत सिंह जो थे वह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929, डेट, महीना और समय सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस समय बम फेंका जब वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के मामले में, क्या कहते हैं, सुनवाई तो बोला नहीं जा सकता ना, सेफ्टी बिल के, मतलब सेफ्टी बिल के विषय में, सेफ्टी बिल जो है वह प्रस्तुत किए जा रहे थे। ठीक है, विवाद ही, सुनवाई ही बार बार दिमाग में आ रहा है तो उसको सुनवाई मत रखिएगा। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका गया था जब वहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के संबंध में मतदान की प्रक्रिया या फिर प्रस्ताव जो है वह पारित किए जा रहे थे। और इस प्रकार उनकी उम्र उस समय 21 वर्ष से थोड़ी सी ज़्यादा थी और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई?
तो इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और कुल लगभग 18 क्रांतिकारियों को इस लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, यही लाहौर षड्यंत्र कांड था, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। ठीक, और इसके तहत 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, जिनमें थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और यह सज़ा दी गई इनको 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ए फिरोजपुर में, बी अमृतसर में, सी लुधियाना में या डी गुरदासपुर में? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का स्मारक जो है वह फिरोजपुर में स्थित है। और यहाँ पर इनके शहीद होने वाले दिन, या फिर यूँ कह लीजिए तो 23 मार्च के दिन जो है वह लोग एकत्रित होते हैं और अपनी श्रद्धांजलि जो है वह अर्पित करते हैं। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। तो लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त जो है वह सरकारी गवाह बन गए थे, इस कारण इनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, बल्कि इनको काला पानी की सज़ा देकर के अंडमान स्थित सेलुलर जेल भेज दिया गया था। बाकी अन्य तीनों यानी सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक, नेक्स्ट, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो 2 साथी कौन थे? तो वो 2 साथी थे राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में 3 लोगों को फांसी हुई, जिनमें शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो वहीं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और एक अन्य नाम अशफाक उल्ला खां, इनको काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्ला खां या फिर डी अजीजुद्दीन। चलिए, देखिए, भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमानों के अंतर्गत जो है फांसी पाने वाले जो प्रथम मुसलमान या फिर प्रथम जो मुस्लिम थे, हालांकि धर्म के आधार पर इसको विभेदित नहीं करना चाहिए, वह सभी के सभी जो है वह सम्मानित क्रांतिकारी थे, लेकिन फिर भी प्रश्न इस प्रकार से आया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खां। काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और जानते रहिए, शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। फिलहाल अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इनको काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। हालांकि फांसी की तिथि आप याद रखिएगा, बाकी इनका जन्म याद रखना प्रश्न पेपर के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जानते रहेंगे तो यह जो है अच्छी बात होगी। फिलहाल यदि 1857 के विद्रोह का भी संदर्भ ले लिया जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन देखिए, यह मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के जो है वह पुत्र थे और इनको जो है
अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वह दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। कब? तो 1857 के विद्रोह के बाद शहजादे मिर्ज़ा अजीज़ुद्दौला को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुग़ल शहजादों के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। हालांकि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना गया कई विद्वानों के द्वारा, तो इस कारण इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्लाह खां होगा। ठीक है, आपको भी सामने भी जब प्रश्न आए तो आप अशफाक उल्लाह खां ही लिखिएगा। हालांकि शायद सद्बुद्धि आए और धार्मिक आधारों पर क्रांतिकारियों का विभाजन जो है वह बंद हो। नेक्स्ट, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। पहला लाहौर मुकदमा, दूसरा काकोरी मुकदमा, तीसरा मेरठ मुकदमा और चौथा कानपुर मुकदमा। चलिए, कूट है ए 1, 3, 2 और 4, बी 2, 4, 3 और 1, सी 1, 4, 2 और 3, डी 1, 4, 3 और 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 2 और 3, यानी कि सबसे पहले संपन्न हुआ था लाहौर मुकदमा, उसके बाद हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद कानपुर मुकदमा, और फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था काकोरी मुकदमा, और उसके बाद सबसे अंत में मेरठ मुकदमा संपन्न हुआ था। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब भी क्रम लगाने का हो तो आप एक बार एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लाहौर षड्यंत्र का जो प्रथम मुकदमा था वह गदर आंदोलन यानी कि 1916 से संबंधित था। यदि आप इसको नहीं जानते रहते तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, क्योंकि आपके हिसाब से अभी तक जो आपने मेरे द्वारा पढ़ा है उसमें लाहौर का जो मुकदमा हमने पढ़ा था वह पढ़ा था भगत सिंह के ऊपर, या लाहौर षड्यंत्र केस जो 1929 का था। तो अब अगर 1929 को आप यहाँ पर संदर्भ में ले लेते हैं, प्रश्न विकल्प संख्या 1 को 1929 रख लीजिए। काकोरी मुकदमा हम सब भली भांति परिचित हैं। काकोरी मुकदमा कब का था, तो 1925 का काकोरी षड्यंत्र केस था। उसके बाद तीसरा विकल्प मेरठ मुकदमा कब का था, तो मेरठ मुकदमा भी 1929 का था। और उसके बाद जो है कानपुर का मुकदमा कब का था, तो कानपुर का मुकदमा था 1924 का। अब जरा क्रम रखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं ना सारी चीज़ों को। देखिए, अगर 1924 को पहले स्थान पर रखा जाए, यानी कि कानपुर मुकदमे ऑप्शन नंबर 4 को पहले स्थान पर रखने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है वह सही नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाहौर मुकदमे के तहत 2 मुकदमे थे। एक तो गदर आंदोलन से संबंधित था। दरअसल गदर आंदोलन के विभिन्न क्रांतिकारियों को लाहौर में पकड़ा गया था और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था सरकार को गिराने के प्रयास का आरोप लगा करके, या सशस्त्र विद्रोह का आरोप लगाते हुए। ठीक है, कहाँ से, तो लाहौर से गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा आरोपित किया गया था। आगे चल करके दूसरा लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा होता है भगत सिंह आदि के मामले में, जो 18 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे लाहौर असेंबली में बम कांड के तहत। ठीक है, यह मामला कब का था, तो यह 1930 में हुआ था। ये सॉरी, यहाँ पर मैंने 1929 बता दिया था, पर हम जो जानते हैं जो पढ़ते हैं यह 1930 का था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, और प्रश्न किस प्रकार से सही करना है इस पर आप जो है विचार करके ही प्रश्नों पर टिक करिएगा। ठीक है, बम कांड 1929 में हुआ था, लेकिन केस की शुरुआत अक्टूबर 1930 में हुई थी। एक विशेष न्यायाधिकरण या यूं कह लिए तो ट्रिब्यूनल बनाया गया था सुनवाई करने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर देखिए, लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, दूसरा मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का है, काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा 1925 का, और मेरठ षड्यंत्र का मामला 1929 का है। ठीक, फिलहाल इन सब के बारे में अभी आगे प्रश्नों में बात हमारी होगी, तो उनको अभी रहने देते हैं। जिनके बारे में बात नहीं होनी है प्रश्नों के माध्यम से, उनके बारे में हम जरूर से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, बी, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914,
सी लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 का है, न कि 24 का है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण से हम लोग परिचित हैं, चाहे यह 1916 का हो अथवा 1930 का हो। ठीक है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 क्या है? इसको देखिए, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस भी बोला जाता है या फिर हिंदू जर्मन षड्यंत्र केस भी बोला जाता है। यह दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर बाहर, हमारे देश के बाहर जो है कई क्रांतिकारी संगठन एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा विद्रोह की शुरुआत, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना, देश के अंदर आंदोलन करना, देश के बाहर प्रतिरोध करना। दरअसल उस समय यह समझा जा रहा था कि जब भी ब्रिटेन के ऊपर कोई संकट आएगा तो यह भारत के लिए एक शुभ अवसर या शुभ संकेत होगा। तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन संकट की अवस्था या युद्धरत था, तो क्रांतिकारियों ने इसे एक सुअवसर समझा और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटेन की सरकार का विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत जो विभिन्न मुकदमे चलाए गए उनको विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण या फिर हिंदू जर्मन षड्यंत्र केस या प्रकरण कहा गया था। वहीं हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 के तहत क्या हुआ था? तो इसको एक अन्य नाम हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस या षड्यंत्र प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसमें हुआ क्या था कि हावड़ा के इंस्पेक्टर शमसूल आलम की हत्या कर दी गई थी अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, मिलकर के उन्होंने शमसूल अहमद, जो कि हावड़ा में इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद जो है कार्यवाही करते हुए पुलिस ने जो है अनुशीलन समिति के लगभग 47 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण के तहत उन पर मुकदमा या केस आरोपित किया था। ठीक है। चलिए, फिलहाल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और बाकी अन्य दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण है या जो केस है, यह 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की थी। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण की तिथियां हमने सही से देख ली हैं पिछले प्रश्न में ही। नेक्स्ट, दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नासिक षड्यंत्र केस से जो है वह रास बिहारी बोस संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस संबंधित थे दिल्ली षड्यंत्र केस से। देखिए, हुआ क्या था, दिल्ली षड्यंत्र केस को पहले समझने का प्रयास करिए। यहाँ अभी हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। दिल्ली षड्यंत्र केस, आप लोगों को याद होगा कि भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता हुआ करती थी, और जब लॉर्ड हार्डिंग का समय आया था उस समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन करते हुए दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था, बजाय कि कलकत्ता को। मतलब कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में जो हार्डिंग था वह आराम से सुकून से बैठ करके उसको एक तरीके से यह विश्वास हो चुका था कि उसने सभी क्रांतिकारी संगठनों को समाप्त कर दिया है और अब उसका विरोध या प्रतिरोध करने वाला कोई भी नहीं है। तो वह आराम से एकदम खुशकिस्मत मज़े से घूमते टहलते हुए दिल्ली में अपने काफिले को लेकर के गुजर रहा था। इस दौरान ही रास बिहारी बोस के नेतृत्व में विभिन्न क्रांतिकारियों ने इस पर बम फेंका, और हालांकि यह हार्डिंग जो है उसमें बच निकला, लेकिन इसके बाद जो है विभिन्न क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। हालांकि रास बिहारी बोस, जो कि इस घटना से संबंधित थे या मास्टरमाइंड जिन्हें आप कह लीजिए, यह थे, लेकिन यह भाग गए वहाँ से जापान मुकदमे से बचने के लिए, और वहीं से फिर आगे की अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा था। ठीक है। बाकी
नासिक षड्यंत्र केस एक और है जिनके बारे में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, नासिक षड्यंत्र केस के तहत हुआ क्या था, तो जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था AMT, HMT वाली जो घड़ी आती है ना वैसे याद कर लीजिए, AMT जैक्सन, ठीक है। तो AMT जैक्सन नासिक मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी 1909 में गोली मारकर। हालांकि मैं आपको डेट भी बता सकता हूं लेकिन याद मत रखिएगा, 21 दिसंबर 1909 को AMT नासिक के मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी औरंगाबाद के एक नवयुवक अनंत लक्ष्मण कन्हेर ने, ठीक है। और इसी के तहत इनको गिरफ्तार करके जो है इन पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा आरोपित किया गया था। यह महान क्रांतिकारी या जो यह अनंत लक्ष्मण कन्हेर जी थे, यह थे अभिनव भारत के सदस्य। देखिए, उस समय की जो भी भिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, यह मुख्यतः अभिनव भारत और अनुशीलन समिति द्वारा अंजाम दी जा रही थी या इनके सदस्यों के द्वारा। फिलहाल यहाँ एक्सप्लेनेशन को देखिए तो दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास संबंधित हैं, जबकि रास बिहारी का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। अमीर चंद और रास बिहारी दोनों का संबंध था, बम फेंकना है, प्लान बनाना है, लोग मिलेंगे, 4 लोग मिलेंगे, 5 लोग मिलेंगे, तो उन सबका नाम रहता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत हुआ करिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? A काकोरी रेलकांड, B चटगांव शस्त्रागार का छापा, C मेरठ षड्यंत्र कांड या फिर D कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर D कानपुर षड्यंत्र कांड या फिर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के तहत मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोड़ पकड़ा और सरकार ने इसके लिए दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को विभिन्न जगहों पर गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाने लगा और इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, SA डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया और इन चारों को 4-4 साल के कैद की सज़ा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के बाद 4 साल बाद होता है मेरठ षड्यंत्र मामला, ध्यान में रखते चलिएगा, ऐसे जोड़िए तब याद होगा। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? A लक्ष्मी सहगल, B सूर्यसेन, C बटुकेश्वर दत्त या फिर D JM सेन गुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B मास्टर दा या सूर्यसेन, ठीक है। इनके द्वारा ही चटगांव शस्त्रागार धावा जो है यह आयोजित किया गया था। अब देखिए इसके बारे में, देखिए सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसने? मास्टर दा ने। और इसके सदस्यों में शामिल थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल। फिर से नाम बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जिसकी स्थापना बंगाल में सूर्यसेन या मास्टर दा ने की थी, जिसके द्वारा जो है चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था। उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट,
चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे सूर्यसेन या मास्टर दा। स्वतंत्रता संग्राम में के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो आपको पहले ही बताया गया था, खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे। जब इनको फांसी की सज़ा की दी गई थी तब इनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की। मुजफ्फरनगर बम कांड के अंतर्गत इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें शामिल थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। हुआ क्या था मुजफ्फरपुर बम कांड में? तो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य ही था कि किंग्सफोर्ड बच गया और आंदोलन यानी राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है वह मारी गई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, काफ़ी दबाव बढ़ा, तो प्रफुल्ल चाकिल ने पुलिसिया अत्याचार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जब इनको फांसी दी गई तो यह 18 साल 8 माह और 8 दिन के ही थे। फिलहाल सुखदेव को जब फांसी दी गई तब इनकी उम्र 24 वर्ष थी। अशफाक उल्लाह को जब फांसी दी गई तब इनकी उम्र 27 वर्ष थी। खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तो यह इनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की। तो वहीं हेमू कालड़ी को जब फांसी दी गई तब इनकी उम्र थी 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन की। हालांकि इतना डेटा इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सूचियां हैं, एक तरफ विभिन्न संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है, क्रांतिकारी पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां हैं। दूसरी तरफ इनके संस्थापकों के नाम हैं और कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। ए, अभिनव भारत समाज अरविंद घोष। बी, अनुशीलन समिति लाला हरदयाल। सी, गदर पार्टी CR दास। डी, स्वराज पार्टी BD सावरकर। कूट है ए 4132, बी 1432, सी 1423, डी 4123। चलिए ढेर सारी पेन ले लेते हैं रंग बिरंगी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4123। ठीक, अब देखिए अभिनव भारत समाज से कौन संबंधित था? तो VD सावरकर। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित था? तो अनुशीलन समिति से अरविंद घोष संबंधित थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल। सबसे अंत में स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा एक बार और देख लें क्या? वैसे मेरे ख्याल से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभिनव भारत VD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। सूचियां हैं, एक तरफ संगठन दूसरी तरफ संस्थापक, कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए, अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेला VD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सान्याल। डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन S सेन। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 3 1 4, सी 4 2 3 1, डी 2 1 4 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ही होगा ना? हाँ, 2 1 4 3। देखिए, अभिनव भारत से संबंधित थे VD सावरकर, चाहे 2 में कर दीजिए चाहे 1 में कर दीजिए। मित्र मेला के संगठन से संबंधित थे VD सावरकर, चाहे 1 में चाहे 2 में। ठीक है, वहाँ हम विकल्पों से या कूट के माध्यम से इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, निश्चित रूप से आखिरी के 2 हमको सुमेलित करने थे। तो हमने देखा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्यसेन ने और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में। यह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इनके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य लोग शामिल थे इस संगठन की, इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में। अगला प्रश्न है, सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न षड्यंत्र केस हैं और दूसरी तरफ इनको आयोजित करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। तो चलिए कूट के माध्यम से इनको भी सुमेलित करना है। आइए करते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला, लाला हरदयाल, काकोरी षड्यंत्र, जतिन दास,
लाहौर षड्यंत्र, सूर्यसेन, गदर पार्टी, राम प्रसाद बिस्मिल और पांचवा है वासुदेव बलवंत फड़के। कूट है ए 3-4-1-5, बी 4-3-2-5, सी 3-4-2-1, डी 2-4-3-1। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी 4-3-2-5। कैसे, आइए सुमेलित करते हैं। देखिए, पेन लेके हटा दिया मैंने। देखिए, चटगांव शस्त्रागार हमला यह सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को आयोजित हुआ था। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के नेतृत्व में 9 अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर 4। लाहौर षड्यंत्र केस कौन कौन शामिल था, बताइए। जतिन दास, ऑप्शन नंबर 2। और सबसे अंत में गदर पार्टी, लाला हरदयाल, 2-4-3-1, 3-4-2-1। ठीक है, 3-4-2-1। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, एक सेकंड रुकिए। तो आप कभी कभी ना बीच में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो उसमें इधर उधर सारी चीज़ें होने लगती। फिलहाल छोड़िए, यहाँ देखिए, इसका जो सही आंसर था वह तो आपको बता दिया गया है। देखिए, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को संपन्न हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य को फांसी की सजा हुई थी, या अन्य ने इसको अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को। वहीं लाहौर षड्यंत्र केस में तहत जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया था। महत्वपूर्ण है जतिन दास का नाम यहाँ पर, किस लिए महत्वपूर्ण है तो इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जतिन दास को द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के द्वितीय केस के तहत, ठीक है, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस यानी 1930 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब वहाँ पर जतिन दास ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की शुरुआत कर ली। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनको राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। और गदर पार्टी से संबंधित थे लाला हरदयाल, इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इसके बारे में हम लोग अभी अगले लेक्चर में बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे तो अगला लेक्चर निरर्थक होना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, तो वह थे जतिन दास, था नहीं, थे। 64 दिनों की अनवरत भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक तरफ विभिन्न क्रांतिकारी हैं और दूसरी तरफ इनके मृत्यु के कारण दिए हुए हैं और कूट के माध्यम से इनको सुमिलित करना है। ऑप्शन ए है जतिन दास आजीवन कारावास में, बी चंद्रशेखर आज़ाद भूख हड़ताल से, सी भगत सिंह मुठभेड़ के दौरान, या फिर डी कल्पना दत्त फांसी। कूट है ए 3-2-4-1, बी 2-3-4-1, सी 2-3-1-4, डी 3-4-1-2, या ई 1-2-3-4। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 2-3-4-1। जतिन दास की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु होती है मुठभेड़ के दौरान, तो भगत सिंह की मृत्यु होती है फांसी के कारण, वहीं कल्पना दत्त की मृत्यु होती है आजीवन कारावास में। ठीक है, कल्पना दत्त किससे संबंधित थी तो कल्पना दत्त इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थी, जो कि मास्टरदा ने बनाई थी और जिसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, सूचियां हैं, इन्हें भी आपस में सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न जो है वह संगठन या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। ए चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, बी अभिनव भारत गुरुराम सिंह, सी अनुशीलन समिति विनायक दामोदर सावरकर, डी कूका आंदोलन अरविंद घोष। ये विनायक दामोदर सावरकर होगा, न कि विक्रम दामोदर सावरकर।
कूट है ए 1-3-4-2, बी 1-3-2-4, सी 3-1-2-4 या डी 3-1-4-2। पेन अभी से पहले आंसर बता दूं आपको। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1-3-4-2। चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थी कल्पना दत्त। नेक्स्ट, अभिनव भारत से संबंधित थे, बताइए कौन? वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर या वी.डी. सावरकर। एक सेकंड, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष, दोनों का मैंने वही लगा दिया। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थी कल्पना दत्त। अभिनव भारत से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति से संबंधित थे अरविंद घोष। और कूका आंदोलन जो है यह गुरु राम सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ठीक, चलें अगले प्रश्न पर। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए ताकि अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आई हो तो वह दूर हो जाए। चटगांव आर्मरी रेड से कल्पना दत्त संबंधित थी, अभिनव भारत से वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष और कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह। वाइट पेन हटा देते हैं। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी चंद्रभानु गुप्त या फिर डी मोतीलाल नेहरू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति को गठित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम, किसने लिखी है? योगेश चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इन सर्च ऑफ फ्रीडम नामक एक आत्मकथा बुक या पुस्तक। ठीक है, यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और इनको काकोरी कांड के तहत आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। इतनी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे, पंडित मोतीलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। ठीक, इसका यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हालांकि लोक सेवा आयोग ने पहले आंसर डी माना था, लेकिन बाद में संशोधित उत्तर में इसका बी कर दिया था। ठीक है, तो उसमें इधर उधर लोक सेवा आयोग करते रहते हैं। सूचियां हैं, एक तरफ विभिन्न संघ हैं और दूसरे उनके संस्थापक हैं। ए रिवोल्ट ग्रुप राम प्रसाद बिस्मिल, बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लाला लाजपत राय, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह और पांचवा है सूर्य सेन। कूट है ए 1-3-4-5। बाकियों को छोड़िए, यहीं पर हम लोग डायरेक्ट मैच कर लेते हैं, सब पढ़ा हुआ। रिवोल्ट ग्रुप या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सूर्य सेन या मास्टर दा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था सचिंद्र सान्याल। और इसके अलावा बताइए, सचिंद्र सान्याल थे उस समय, राम प्रसाद बिस्मिल थे उस समय, चंद्रशेखर आज़ाद थे उस समय। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी है जिसका गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो वहीं पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए सीधा चलते हैं इसके आंसर की तरफ। यहाँ देखिए, रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन के नेतृत्व में गठित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद और पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ वही सब बातें हैं जिनके बारे में हमने बात की है। एक बार अच्छा चलते चलते फिर से देखिए कि बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलनों को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की या फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, IRA का गठन किया। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ या HRA के संस्थापक सदस्य थे और काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। वहीं हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया? भगत सिंह ने वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में यह सम्मिलित हुए थे और इनके द्वारा जो है पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था यह जरा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस कुछ नहीं, एक छोटा सा गूगल करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आंसर भी आप सबको वैसे पता भी होगा। नीचे संगठनों की एक सूची दी है। सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। पहला अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और चौथा इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। चलिए इसका जो सही कूट है ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2, 3 एवं 4 या डी 1, 2 और 4। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह आप सबको सही पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 में कांग्रेस के विरोध के परिणाम स्वरूप और अंग्रेजों के क्या कहते हैं उसको, मतलब कि सह में क्या कहते हैं ना, मतलब कि किसी को अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक या डी अरविंद घोष। अब यहाँ से अरविंद घोष का दूसरा अवतार सक्रिय होता है। ठीक, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था वंदे मातरम, जिसमें इन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जो है वह करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। कूट है ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं या डी उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में जब यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने अपना त्याग दे दिया था तो उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह या फिर डी अशफाक उल्ला खां। एक सब कॉमन चीज़ है, इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में ज़रा बताइए क्या? तो यह सभी काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चला करके फांसी की सज़ा दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई थी गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा गोंडा में, रोशन सिंह को फांसी की सज़ा इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा फैजाबाद में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ए गोंडा, बी फैजाबाद, सी गोरखपुर या डी वाराणसी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? ए. सचिंद्रनाथ सान्याल, बी. राजेंद्र लाहिड़ी, सी. चंद्रशेखर आज़ाद या डी. गोपीनाथ साहा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गोपीनाथ साहा के द्वारा कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया था जनवरी 1924 को। देखिए, 12 जनवरी डेट मत याद रखिएगा। जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई थी। चार्ल्स टेगार्ड 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर, जो कि कुलाधिपति थे उस समय, उन पर गोली चलाई थी? ए. शांति घोष, बी. सुनीति चौधरी, सी. बीना दास या फिर डी. कल्पना दत्त। तो बीना दास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह एक महिला क्रांतिकारी थी और जब इनको इनकी डिग्री प्रदान करने के लिए अंग्रेज गवर्नर, जो कि कुलाधिपति थे, वह सामने आए तो इन्होंने काफ़ी नज़दीक से उन पर गोली चला दी थी और यह घटना है फरवरी 1932 की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ए. भगत सिंह ने, बी. राम प्रसाद बिस्मिल ने, सी. सचिंद्रनाथ सान्याल ने या फिर डी. भगवती चरण बोहरा ने। चलिए, यह दिया गया स्टेटमेंट जो है वह सरदार भगत सिंह का है। इनका मानना था कि जो आलोचना और जो स्वतंत्र चिंतन है, इसी के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है वह क्रांतिकारी बन सकता है। तो आप भी आलोचना को बर्दाश्त कीजिए और स्वतंत्र चिंतन कीजिए, आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ क्रांति अवश्य ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ए. भगत सिंह, बी. लाला लाजपत राय, सी. बाल गंगाधर तिलक या डी. बिपिन चंद्र पाल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत की गई थी। या आदि के माध्यम से यह लोगों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाए रखने की प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन देते रहते थे उनको, ठीक है। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत के सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, बी. भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, सी. प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की या डी. सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को गठित किया, अथवा ई. सचिंद्रनाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो फिलहाल इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वह ऑप्शन नंबर बी है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। अनुशीलन समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह पी. मित्रा या प्रमथनाथ मित्र थे। प्रफुल्ल चाकी जो है वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं थे, यह मुजफ्फरनगर बम कांड से संबंधित थे और इन्होंने पुलिसिया अत्याचार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तो सूर्यसेन के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA का गठन या रिवोल्ट ग्रुप का गठन करते हुए चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था अप्रैल 1930 में। तो वहीं सचिंद्रनाथ सान्याल जो है यह युगांतर से संबंधित नहीं थे, इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, ठीक। तो सारी बातें हो गई मेरे ख्याल से सबके लिए। फिलहाल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अब क्रम मिलाने को आ जाए अगर तो कैसे मिलाएंगे? पहले 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में स्थापना किया गया था HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का,
उसके बाद भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उसके बाद 19 सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। सभी के बारे में यहीं पर दिया हुआ है, कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो और 1902 में पी मित्रा और पुलिन दास के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अगले लेक्चर में हम भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।